हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अरे हाँ ना, कुछ एनर्जी क्यों डाउन है आप लोगों की? कितने लेक्चर पढ़ाई करें? तो 2 लेक्चर के बाद एनर्जी बिल्कुल ड्रेन। हाँ जी सर, एनर्जी ड्रेन नहीं लग तो रहा है शक्ल से। अच्छा, हवा से नींद आती है तो बंद कर दो भाई फैन, और इसमें एक काम करो, हीटर लगवा दो तो गर्मी हो जाएगी, गर्मी से नींद नहीं आएगी। चलो, सबसे पहला पॉइंट तो आप सब लोगों का स्वागत है सीए की जर्नी में। ठीक है, आओ जल्दी आओ बेटा। सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपने बारे में। ठीक है, माय नेम इज सौरभ विग। आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2005 और अराउंड 2008 से मैं सीए स्टूडेंट को ही गाइड कर रहा हूं। मेरे लेक्चर्स की बात करूं तो मेरे लेक्चर्स मेरठ में भी होते हैं, आपके सामने ही मेरठ में आईपीसी में होते हैं, एज वेल एज मेरे लेक्चर्स दिल्ली में लक्ष्मी नगर में भी होते हैं। 2008 से मैं सीए स्टूडेंट्स को ही गाइड करता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, सीए फाउंडेशन लेवल पे भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूं। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट लेवल आता है सीए इंटरमीडिएट लेवल। सीए इंटरमीडिएट में भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, एज वेल एज सीए फाइनल लेवल में भी मेरे लेक्चर्स होते थे। लेकिन सीए फाइनल में जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते थे, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आपके आईसीएआई ने हटा दिया है। तो अब मेरे लेक्चर सिर्फ 2 लेवल पे होते हैं, वन है सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट। इसके अलावा बेटा अगर मैं अब बात करूं, छोटा सा एक पॉइंट और, मेरे लेक्चर्स बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है, उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, तो मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी हूं बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों का जो सब्जेक्ट है। सर अगर मैं बात करूं, आप लोगों के सीए फाउंडेशन के अंदर सब्जेक्ट है सर पेपर नंबर 4। अगर मैं बात करूं सीए फाउंडेशन की बात करते हैं तो सीए फाउंडेशन में बेटा आप लोगों का एक पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 4। आप सब लोगों को पता होगा सर पेपर नंबर 4 कौन सा पेपर है बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। दैट इज आप लोगों के सीए फाउंडेशन के अंदर एक पेपर है, दैट पेपर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, और ये आपका पेपर नंबर 4 है। जैसे आप लोगों ने अभी पहला पेपर पढ़ा है अकाउंट्स, दूसरा पेपर आप लोगों का लॉ है, एक पेपर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और एक पेपर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है दैट इज योर पेपर नंबर 4। अब ध्यान से सुनिएगा, बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट मैं आपके साथ कुछ बेसिक डिस्कशन कर रहा हूं। जस्ट आप इस चीज से थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे तो आप इजिली चीजों को आसानी से समझ पाओगे। ये जो पेपर नंबर 4 है दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस पेपर के बेटा 2 पार्ट हैं। सर अगर हम लोग बात करें, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सर कौन कौन से 2 पार्ट हैं? एक है बेटा पार्ट ए, और पार्ट ए को आपके मॉड्यूल ने, दैट इज आपके आईसीआई ने बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा बेटा इसी पेपर का एक और पार्ट है दैट इज पार्ट बी, और पार्ट बी जो है दैट पार्ट बी इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब वापस सुनिए, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका पेपर है, इस पेपर को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पार्ट है बेटा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, ये जो पूरा पेपर है पेपर नंबर 4, ये कंप्लीट पेपर आपका 100 नंबर का है। हालांकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, दोबारा से मैं इसलिए बता रहा हूं ये एज्यूम करके कि आपको नहीं पता। अमित सर ने आई थिंक आपको सब कुछ बता दिया होगा, इवन आपको बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। लेकिन वापस सुनिए, पूरा जो पेपर है कितने मार्क्स का बेटा? 100 मार्क्स का है। इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पार्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो और मैक्रो ये इक्वल वेटेज के हैं। इसका मतलब सर 50 नंबर का माइक्रो का पोर्शन है और 50 नंबर का आपका मैक्रो का पोर्शन है, और दोनों को कंबाइंड करके पूरा पेपर कितने मार्क्स का हुआ बेटा? 100 नंबर का। पहला पॉइंट अब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट, ये जो पूरा पेपर है ये कंप्लीट पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है। सर एमसीक्यू बेस्ड का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पूरा पेपर। इसका मतलब सर ये पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। जैसे अगर आप बात करूं, लॉ अभी आपने पढ़ा है, लॉ आपका एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, लॉ आपका कैसा है बेटा? डिस्क्रिप्टिव। ये पूरा का पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन आएंगे? 4 ऑप्शन आएंगे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। सिंपल सा मतलब कौन बनेगा करोड़पति। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे बेटा? 4 ऑप्शन आएंगे और आपको उन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेपर होगा ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। दैट इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है बेटा 2 आवर्स। आपको 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस कैसे होंगे बेटा? 50 क्वेश्चन कहां से आएंगे? माइक्रो से। 50 क्वेश्चन कहां से आएंगे? मैक्रो से। तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, 100 क्वेश्चन कितने घंटे में सॉल्व करने हैं आपको? 2 घंटे के अंदर। अब एक पॉइंट और है, इस पेपर के अंदर, दैट इज ये जो एमसीक्यू पेपर है, इस पेपर के अंदर बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है बेटा? अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो बेटा कितने मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे? 0.25। इसका मतलब एक रॉन्ग क्वेश्चन पे कितने मार्क्स माइनस हो जाएंगे? 0.25। पॉइंट इज दैट अगर आपने कितने क्वेश्चंस गलत कर दिए? 4, तो बेटा कितने मार्क्स आपके कम हो जाएंगे? 1, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स माइनस कर रहा है? 0.25। 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स माइनस करेगा? 1। तो 4 क्वेश्चन गलत करते ही आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट बेटा, इस पेपर के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो आप प्लीज आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मत करना, लीव दैट क्वेश्चन। सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूं, लीव दैट क्वेश्चन। इन केस अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो अननेसेसरी उसके अंदर तुक्केबाजी मत करिएगा, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। क्यों? अननेसेसरी आपका क्वेश्चन गलत होगा और आपके कितने मार्क्स माइनस हो जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होते ही? 0.25। तो प्लीज सबसे पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन दैट इज इस पेपर के अंदर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन गलत आपने करा तो कितने मार्क्स माइनस होंगे बेटा? 0.25। तो प्लीज इस पेपर के अंदर आप कहीं ना कहीं गेस वर्क मत करना। गेस का मतलब कुछ होते हैं कि हमें सर सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। बेटा मैं कह रहा हूं 2 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, लीव दैट क्वेश्चन। बेटर है लीव दैट क्वेश्चन। क्यों? अगर आपने वो 2 क्वेश्चन कर दिए और आपका वो आंसर गलत हो गया तो बेटा कितने मार्क्स कम हो जाएंगे? 0.50। तो अननेसेसरी अपने मार्क्स को माइनस नहीं करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर ध्यान से सुनिए, दूसरा पॉइंट सर, इस पेपर के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको सीए विजित जैन सर कराएंगे, ठीक है। लेकिन इस पेपर का जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। दैट इज, अगर मैं बात करूं इस पेपर के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कौन कराएगा? मैं कराऊंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कौन कंप्लीट कराएगा? को विजित सर कंप्लीट कराएंगे। तो बेटा एज पर नाउ सुनो, एज पर नाउ मेरा जो डिस्कशन होगा पूरे लेक्चर में वो कौन से पोर्शन पे होगा? मैक्रो। मैं डिस्कशन माइक्रो पे नहीं करूंगा, माइक्रो पे डिस्कशन जो होगा वो विजित सर का होगा। आई होप क्लियर है सबको। तो पहला पॉइंट, अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना, सर आप भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, सर विजित सर भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स में विजित सर माइक्रो वाला पोर्शन कंप्लीट कराएंगे, मैं आपको मैक्रो वाला पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। आई होप क्लियर है सबको। अब एक मिनट, आप ध्यान से सुनिए, सर माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, आपका जो सिलेबस है, मुझे बस इतना बताइए, यहां जो मैं आपके सामने सिलेबस बता रहा हूं, ये कौन से वाले पोर्शन का बता रहा हूं? माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो। तो बेटा एज पर नाउ हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे रहेगा। ये माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारे आगे के लेक्चर्स में सारा डिस्कशन आएगा। लेकिन एज पर नाउ हम लोग जो सिलेबस को देख रहे हैं वो सिलेबस आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बेटा आप सब में, अगर आप में से किसी ने देखा सिलेबस? अरे आप में से किसी ने देखा है सिलेबस? नहीं, बुक मिली थी, बुक के अंदर इंडेक्स देखा? अरे बुक ओपन करी थी या नहीं? अरे हाँ या ना कुछ, उसमें बेटा इंडेक्स देखा? इंडेक्स दिख रहा है सबको? अब सुनो,
इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स में आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही है। अगर मैं बात करूं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सर 5 चैप्टर्स हैं? हाँ बेटा 5 चैप्टर्स हैं। आपके सामने मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले जो पहला चैप्टर आपके सिलेबस में गिवन है वो चैप्टर है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। आई थिंक ये तुम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट 11th 12th में जरूर पढ़ा होगा। आई होप तुम लोगों ने 11th 12th में इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा जीडीपी से रिलेटेड। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में कुछ कंटेंट आप लोगों ने 11th 12th में इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा। सबसे पहला चैप्टर आपके सिलेबस में गिवन है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो गिवन है चैप्टर का नाम है बेटा पब्लिक फाइनेंस। दैट इज चैप्टर नेम इज पब्लिक फाइनेंस। थर्ड चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है चैप्टर नेम इज मनी मार्केट। दैट इज थर्ड चैप्टर इज मनी मार्केट। फोर्थ चैप्टर आपके सिलेबस में जो गिवन है दैट चैप्टर नेम इज इंटरनेशनल ट्रेड। चैप्टर नेम इज इंटरनेशनल ट्रेड। दैट इज द फोर्थ चैप्टर। एंड लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है दैट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी। दीज आर दी 5 चैप्टर्स। वापस सुन लीजिए, दीज आर दी 5 चैप्टर्स that covers your whole syllabus of macro economics। सर 5 चैप्टर आपके सिलेबस में है और ये 5 चैप्टर का जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ये सीक्वेंस मैंने लिखा है एज पर योर आईसीएआई। आईसीएआई से आपको बुक्स मिलेंगी। अभी आई थिंक कुछ की आ गई होंगी या कुछ की नहीं आई होंगी। आप जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके पास आईसीएआई से कुछ बुक्स आती हैं। जो बुक्स आपके पास आईसीएआई से आती हैं उन बुक्स को हम लोग बोलते हैं स्टडी मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? स्टडी मॉड्यूल। तो आपके पास आईसीएआई से स्टडी मॉड्यूल आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का आ चुका होगा जिनका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ स्टूडेंट की अभी बुक्स नहीं आई होंगी। आपके पास जब आईसीएआई से बुक्स आएंगी तो आपके पास जब बुक्स आएंगी उस बुक के अंदर जो चैप्टर का सीक्वेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो ये सीक्वेंस है। तो मुझे बताओ ये जो मैंने आपके सामने सिलेबस में चैप्टर का सीक्वेंस लिखा है ये सीक्वेंस लिखा है एज पर आईसीएआई स्टडी मॉड्यूल। तो पहला चैप्टर क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड चैप्टर इज पब्लिक फाइनेंस। थर्ड चैप्टर इज मनी मार्केट। फोर्थ चैप्टर इज इंटरनेशनल ट्रेड। फिफ्थ एंड लास्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी। These are the 5 chapters that covers the whole syllabus of macroeconomics। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से सुनो। सर आपने जो हमें बुक दी है उस बुक के अंदर तो इन चैप्टर्स के साथ साथ कुछ और भी लिखा है। अब ध्यान से सुनो, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम दैट इज चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के अंदर 2 यूनिट्स हैं। आपके मॉड्यूल ने दैट इज आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा? आपका इंस्टीट्यूट मतलब आईसीएआई। आपके आईसीएआई ने क्या करा? चैप्टर का नाम क्या दिया है? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। उस चैप्टर के अंदर कितने यूनिट्स कर दिए? 2 यूनिट्स। तो आपको इंडेक्स में दिख रहा होगा चैप्टर का नाम क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। उस चैप्टर के अंदर कितने यूनिट्स लिखी हैं आगे? 2 यूनिट्स। इसका मतलब चैप्टर के अंदर क्या आएंगी? यूनिट्स। पहला पॉइंट चैप्टर लिखे हैं मैंने और इस चैप्टर के अंदर बेटा कितनी यूनिट्स पढ़नी है? 2 यूनिट्स। इसी तरीके से पब्लिक फाइनेंस जो सेकंड चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस के अंदर बेटा कितनी यूनिट्स पढ़नी है आपको? 4 यूनिट्स। पब्लिक फाइनेंस चैप्टर के अंदर आपको टोटल कितनी यूनिट्स पढ़नी है? 4 यूनिट्स। इसके अलावा मनी मार्केट के अंदर कितनी यूनिट्स दिख रही हैं? 3 यूनिट्स। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड, बेटा इंटरनेशनल ट्रेड में कितनी यूनिट्स दिख रही हैं? 5। और फाइनली लास्ट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर कोई यूनिट नहीं है, इट इज सिंपली अ सिंगल चैप्टर। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं कोई यूनिट नहीं है तो इसको मैं क्या सीक्वेंस दे रहा हूं? 1 मतलब एक नंबरिंग दी है 1 का मतलब इस चैप्टर के अंदर कोई यूनिट नहीं है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने
चैप्टर को फर्दर किस में डिवाइड कर दिया, यूनिट्स। अगर मैं चैप्टर को हटा दूं, टोटल यूनिट्स कितनी हुई, काउंट करें ना जरा। 2 के बाद कितनी है, 4, तो टोटल कितनी हुई 6 के बाद 3, 9 के बाद 5, 14 के बाद 1, 15। अगर मैं बात करूं तो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर मैं बात करूं पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या मैं ये कह सकता हूं आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है, 15 यूनिट्स। अब 15 यूनिट्स को आपके आईसीएआई ने कैसे डिवाइड किया है? 2 यूनिट कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, नेशनल इनकम। 3 यूनिट कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, मनी मार्केट। 4 यूनिट किससे रिलेटेड है, पब्लिक फाइनेंस। 5 यूनिट किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड। और इंडियन इकोनॉमी में कोई यूनिट नहीं है, इट इज सिंपली अ सिंगल चैप्टर। आई होप क्लियर है। अब एक मिनट, मैं ये भी कर सकता था कि ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है, इसकी जगह में डायरेक्टली 1 और 2, फर्स्ट सेकंड 2 यूनिट लिख देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब आप आईसीएआई का मॉड्यूल उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, जैसे मैंने आपको इंडेक्स दिया है, इसी सीक्वेंस में आपको दिखेगा। आई होप क्लियर है सबको। तो पहला पॉइंट, सर आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा, चैप्टर को फर्दर किस में ब्रेक किया, यूनिट्स। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर, कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, 15 यूनिट्स हैं। आई होप क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट, सर हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपने मेरे कोई लेक्चर देखा हो, नहीं देखा, लेकिन जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारा क्लास के अंदर पढ़ने का तरीका क्या रहेगा बेटा, हमारा क्लास के अंदर पढ़ने का तरीका रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब है, मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, रट्टाफिकेशन नहीं करना। सर रट्टाफिकेशन का मतलब हमें क्रैमिंग नहीं करनी। सर क्यों नहीं करनी बेटा, मैंने अभी आपको बताया पेपर कैसा आएगा, एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब रटना तो कुछ है नहीं, लिखना तो कुछ है नहीं। आपको क्वेश्चन के अंदर कितने ऑप्शन दिखेंगे, 4। आपको जो भी सही ऑप्शन है उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो बेटा मुझे एक बात सोचो, जब आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे तभी आप एमसीक्यू को क्या कर पाओगे, सॉल्व। तो पहला पॉइंट, हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अभी तक जो मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। मैं हर लेक्चर में स्टूडेंट से जरूर पूछता हूं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ बेटा मैं क्लास में क्या करवाता हूं, नोटिंग। नोटिंग का मतलब क्या है सर, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं आपके क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूं। इसका मतलब सर मैं क्लास में ही आपको सारी चीजें क्या करवाता हूं, लिखवाता हूं। इसको मैं बोलता हूं नोटिंग करवाता हूं। सर नोटिंग से फायदा क्या है, नोटिंग से यह फायदा है, जब आप एग्जाम से पहले बेटा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो मुझे सोच के बताओ, आप रिवाइज कर रहे हैं चीजों को और आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट से अगर चीजों को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो टाइम कम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीए जर्नी। आपको सही तरीके से टाइम को क्या करना है बेटा, यूटिलाइज करना है। मुश्किल कुछ नहीं है, सही तरीके से टाइम को बेटा आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी सीए जर्नी। पूरे जर्नी में आपको एक चीज दिखेगी, सर टाइम कम है, टाइम हमें कम लग रहा है और कंटेंट हमें क्या लग रहा है, ज्यादा। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें टाइम को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना है। और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप चीजों को पढ़ने के समझने के बाद खुद क्या कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं क्लास में ही, मैं होमवर्क कुछ नहीं दे रहा, मैं क्लास में ही आपके हैंड रिटन नोट्स बनवा रहा हूं। आपने हर चीज अपने हाथ से क्लास के अंदर रखी है, ध्यान से सुनो। कुछ चीजें तो क्लास में क्या हो जाएंगी, लिखते लिखते याद। वापस बोल रहा हूं, कुछ चीजें तो क्लास में ही क्या हो जाती हैं बेटा, लिखते लिखते याद हो जाती हैं। तो बेटा आप खुद के हैंड रिटन नोट्स अगर क्लास में बनाते हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप रिवीजन करेंगे तो आप कम समय में चीजों को क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे।
तो हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो रहेगा, क्लास के अंदर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आप क्लास में क्या करेंगे बेटा, नोटिंग करेंगे। अब आपसे पूछ रहा हूं, नोटिंग करनी है या नहीं, बोलिए। अगर आपको लगता है कि सर नोटिंग नहीं करनी, तो दूसरा ऑप्शन भी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उस कॉन्सेप्ट की आपके साथ साथ क्या करवा दूंगा, रीडिंग। दोनों ऑप्शन है आपके पास, बोलिए पक्का। चलिए, अब अगर आप कहते हैं नोटिंग करनी है, तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए। इसके लिए आपको एक रजिस्टर अपने साथ लेके आना पड़ेगा लेक्चर्स के टाइम पे। सर रजिस्टर लाना पड़ेगा, और एक डेडिकेटेड रजिस्टर। सर डेडिकेटेड रजिस्टर मतलब उस रजिस्टर में आप सिर्फ किस चीज को नोट करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले कंटेंट को। ये नहीं कि सर एक ही रजिस्टर, उसी के अंदर अकाउंट्स भी चल रहा है, उसी के अंदर क्यूए भी चल रहा है, उसी में लॉ की भी सब नोटिंग हो रही है, उसी में इकोनॉमिक्स माइक्रो भी, इकोनॉमिक्स मैक्रो भी। और कुछ ऐसे भी होते हैं फ्यूचर में, अभी तो स्टार्ट हुई है जर्नी, सर हम रजिस्टर नहीं ला रहे, एक पेपर है, आज से स्टार्ट हुआ यही पेपर, और जब तक जर्नी चलेगी यही पेपर रहेगा। जैसे ड्यूरिंग माय स्टडीज में एक ही पेपर लेके जाता था, उसी पेपर में सब कुछ हो गया, मेरे सारी ग्रेजुएशन भी हो गई, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ हो गया एक ही पेपर में। प्लीज ऐसा ना करिए, क्योंकि सीए जर्नी के अंदर थोड़ी सी हार्डवर्क ज्यादा है। मैं वापस बोल रहा हूं, हार्डवर्क इज मच मोर इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। नॉलेज सबकी इक्वल है, नॉलेज सबकी इक्वल है, तो प्लीज एक चीज, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, एक डेडिकेटेड रजिस्टर ओनली फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज रजिस्टर नहीं है कोई बात नहीं, एक पेपर पे जो भी कंटेंट आज मैं लिखवाऊंगा उसको नोट कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में रजिस्टर के साथ उस पेपर को अटैच कर लेना। अब सेकंड पॉइंट, रजिस्टर के साथ बेटा एक काम और करिएगा, एक डिफरेंट कलर का पेन, एक डिफरेंट कलर का अपने साथ क्या रखेंगे, पेन। सर डिफरेंट कलर मतलब अगर आप ब्लू पेन से नोट्स बना रहे हैं तो अपने साथ रेड कलर का पेन रखिए, और अगर डिफरेंट कलर का पेन नहीं रख सकते तो एक हाइलाइटर रख लीजिए। ठीक है, सर क्यों रखवा रहे हो बेटा, आपको नोटिंग कराते टाइम मैं कुछ पॉइंट्स क्या करवाऊंगा, कुछ पॉइंट्स को मैं क्या करवाऊंगा बेटा, अंडरलाइन, दैट इज हाईलाइट करवाऊंगा कुछ पॉइंट्स। सर वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, या तो उन पॉइंट्स पे बेटा क्या बने हुए हैं, एमसीक्यू, या बेटा उन पॉइंट्स पे एमसीक्यू बन सकता है। दोनों पॉइंट बोल रहा हूं मैं। नोटिंग कराऊंगा जब आपको रजिस्टर में, तो बेटा आपको नोटिंग कराते टाइम कुछ पॉइंट्स को मैं क्या करवाऊंगा, अंडरलाइन। सर जिन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कराऊंगा, उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कराने के पीछे एक ही रीजन है, उन पॉइंट्स पे या तो बेटा क्या बने हुए हैं, एमसीक्यू बने हुए हैं, या उन पॉइंट्स पे एमसीक्यू बन सकते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं जिनको मैं अंडरलाइन कराऊंगा, इनको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं की पॉइंट्स। सर की पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे आपके एमसीक्यू या तो बने हुए हैं या बन सकते हैं। तो हमारा क्लास के अंदर जो पैटर्न रहेगा पढ़ने का, पहला पॉइंट, चीजों को रटोगे या समझोगे, समझेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा पॉइंट, चीजों को समझने के बाद क्लास में हैंड रिटन क्या बनाओगे, नोट्स। नोट्स बनाते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स को मैं क्या करवाऊंगा, अंडरलाइन। उन पॉइंट्स को जिनको मैं अंडरलाइन कराऊंगा उनको क्या बोलते हैं, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स पे क्या बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं या बने हुए हैं। यहां तक क्लियर है सबको। अब आते हैं वापस, सबसे पहला पॉइंट, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। पहला पार्ट माइक्रो, सेकेंड पार्ट मैक्रो। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कितने टोटल चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर। कितने यूनिट्स हैं, 15 यूनिट्स हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सर जब भी हम कंटेंट को पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, साथ साथ नोट्स बनाते टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स को क्या करेंगे, अंडरलाइन। यहां तक क्लियर। एक पॉइंट और बोल रहा हूं, ड्यूरिंग लेक्चर्स इंटरैक्ट करो। इंटरैक्ट का मतलब क्या है, जितना आप इंटरैक्ट करोगे उतना बेटर रहेगा क्लास। जितनी क्लास इंटरैक्टिव बनाओगे उतना बढ़िया रहेगा आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में।
ऐसे मत बैठे रहो बस, सर आप बोलते रहो, हमारा काम सुनने का है। बेटा पॉइंट इज दैट आप क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ। इंटरेक्टिव अगर आप क्लास बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में और मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। दूसरा पॉइंट, अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो, क्लास में एक बार पूछ लो, 2 बार पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, बेटा डाउट को घर लेके मत जाओ। क्यों? घर पे डाउट को लेके जाओगे तो उस डाउट के साथ इतने डाउट इकट्ठे हो जाएंगे कि एंड में आके प्रॉब्लम आपको होगी। मुझे बताओ पेपर किसको देना है? आपको ही देना है। तो बेटा अपने डाउट्स को क्लास में ही क्या कर लो, क्लियर कर लो। क्लास में नहीं पूछ रहे, क्लास के बाद पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने डाउट्स को बेटा घर पे लेके मत जाओ। आई होप क्लियर है यहां तक, सही है? अब एक मिनट, सबसे पहला पॉइंट, अब मैं तुम्हारे को बिफोर स्टार्टिंग सब्जेक्ट मैं आपके साथ कुछ बेसिक डिस्कशन कर रहा हूं आज। सही रहेगा पढ़ने का तरीका? बोलो पक्का? आप सुनो, सबसे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूं वो डिस्कशन कर रहा हूं सर इकोनॉमिक्स का। मैं अभी कोई भी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के बाद बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बाद बात करेंगे माइक्रो मैक्रो की, फिर आएंगे मैक्रो के कंटेंट पे। सब्जेक्ट कौन सा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स से पहले किसकी बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद किसकी बात होगी? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट हैं? माइक्रो मैक्रो। फिर माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, फिर बात करेंगे मैक्रो के कंटेंट की। क्लियर है सर? अब सबसे पहला पॉइंट, सर इकोनॉमिक्स क्या होता है? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, आप में से बहुत सारों को पता भी होगा और आप में से बहुत सारों ने ये सब्जेक्ट पढ़ भी रखा होगा। सबसे पहला पॉइंट, बेटा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेटा ह्यूमन बीइंग, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं, सर वांट्स मतलब ह्यूमन बीइंग की जो इच्छा होती हैं, इच्छाएं, वो कैसी होती हैं बेटा? वो होती हैं अनलिमिटेड। ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं वो वांट्स कैसी होती हैं बेटा? अनलिमिटेड। लेकिन बेटा उन वांट्स को पूरा करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उन वांट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज को कई बार हम क्या बोलते हैं? मींस। पहला पॉइंट, सर ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। और उन वांट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज को कई बार क्या बोलते हैं? मींस। वो कैसी होती हैं बेटा? लिमिटेड। सर क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब देखो जरा, मेरी जो वांट है, मेरी वांट क्या है? दैट इज मेरी इच्छा क्या है? मुझे एक फोन खरीदना है, दैट इज मुझे एक फोन खरीदना है और फोन की कॉस्ट है 50,000 रुपए। फोन के साथ साथ मुझे एक वॉच खरीदनी है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच की कॉस्ट है 5,000 रुपए। वॉच के साथ साथ मुझे शू खरीदने हैं और शू की भी कॉस्ट है बेटा 5,000 रुपए। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स हैं, जैसे मेरी जो वांट्स हैं, वो वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब मुझे क्या खरीदना है? फोन। मुझे फोन के साथ क्या खरीदना है? वॉच। वॉच के साथ मुझे क्या खरीदना है? शू। अब पॉइंट इज दैट फोन कितने का आएगा? 50,000 का। वॉच कितने की आएगी? 5,000 की। शू कितने का आएगा? 5,000 का। तो बेटा मेरी जो वांट है, मेरी वांट ये मैंने आपके सामने लिखी, इस वांट को पूरा करने के लिए, ध्यान से सुनो, इस वांट को पूरा करने के लिए मैं जाता हूं किसके पास? अपने पेरेंट्स के पास। और पेरेंट्स में भी स्पेशली मैं जाऊंगा अपने फादर के पास। मैंने अपने फादर को बोला, अपने फादर को, कि ये मेरी वांट्स हैं और इन वांट्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या? पैसा, मनी। तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा कितने पैसे चाहिए? मैंने उनको बोला मुझे अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए 60,000 रुपए चाहिए। मेरे फादर ने मुझे बोला ले पकड़ 6,000 रुपए और निकल। ऑब्वियस सी बात है, मेरे फादर ने मुझे क्या बोला? ये पकड़ 6,000 रुपए और निकल। एक बार मुझे बताओ मेरी वांट्स कैसी थी? मेरी वांट्स कैसी थी? अनलिमिटेड। उन वांट्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? किसके पास गया? फादर। फादर ने मुझे कितनी रिसोर्सेज दी? लिमिटेड। यही तो हुआ। 60,000 की जगह मुझे क्या दे दिया? 6,000 रुपए।
उन्होंने बोला जीरो की वैल्यू नहीं होती, जीरो मैंने काट दिया और निकल। ठीक है जी, मैं 6,000 रुपए लेके निकल आया। अगर मैं बहस करता तो 6 के 3 हो जाते, तो मैं 6,000 रुपए लेके निकल आया। अब थॉट लगाओ, थॉट, क्या ये 6,000 रुपए से मेरी सारी वांट्स पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई मेरी वांट्स तो हैं अनलिमिटेड। अब 6,000 रुपए मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मैंने बोला जो मेरे पास फोन है मैं उससे काम चला लूंगा, मुझे फोन की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। मेरे को शू की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं शू जो मेरे पास है उसी से काम चला लूंगा। मैं क्या खरीद लेता हूं, वॉच खरीद लेता हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने जो रिसोर्सेस थी उन रिसोर्सेस के थ्रू मैंने क्या करा, एक तरीके से मैंने सिर्फ क्या, कौन सी वांट पूरी करी, कौन सी वांट पूरी करी, वॉच। इसका मतलब ध्यान से सुनो, मैंने क्या करा, मैंने अपनी रिसोर्सेस को क्या करा बेटा, एलोकेट। मैंने अपनी रिसोर्सेस को क्या करा बेटा, एलोकेट। एलोकेट का सिंपल सा मतलब है मैंने एक तरीके से क्या करा, मैंने एक तरीके से डिसीजन लिया कि मैं अपनी रिसोर्सेस के थ्रू कुछ वांट्स क्या कर लेता हूं, सेटिस्फाई, और कुछ वांट्स को क्या रहने देता हूं, अनसेटिस्फाई। यही तो करा मैंने। 6,000 रुपए से मैंने क्या करा, मैंने कौन सी वांट पूरी करी, वॉच वाली वांट पूरी कर ली, बाकी दोनों वांट्स को क्या रहने दिया, अनसेटिस्फाई। तो पॉइंट इज दैट सर इकोनॉमिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करें, हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करें जिससे हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं, सेटिस्फाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कर रहे हैं बेटा एक तरीके से क्या, चॉइस। कुछ वांट्स को क्या होने देंगे, सेटिस्फाई, और कुछ वांट्स को क्या रहने देंगे, अनसेटिस्फाई। इस चीज की पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं, सेटिस्फाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस। कुछ वांट्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। कौन सी वांट्स मैं सेटिस्फाई करूंगा, जो ज्यादा जरूरी है। तो कुछ वांट्स को मैं क्या करूंगा, सेटिस्फाई, और कुछ वांट्स को क्या रहने दूंगा, अनसेटिस्फाई। इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो वापस सुन लो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है दो फैक्ट हैं, वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड, उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करना है हमें, एलोकेट, कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं। क्या सारी वांट्स सेटिस्फाई हो सकती हैं, नहीं। कौन सी वांट्स पहले सेटिस्फाई करूं, जो ज्यादा जरूरी है, और कौन सी वांट्स को बाद में सेटिस्फाई करूं, जो ज्यादा जरूरी नहीं है। तो हम किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करें, सेटिस्फाई। इसके लिए हमें सिंपल वर्ड में क्या करना पड़ेगा, चॉइस। और चॉइस की जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, हमें क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन, कि कौन सी वांट पहले सेटिस्फाई करे, कौन सी वांट को अनसेटिस्फाई रहने दे। इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। आई होप क्लियर है सबको। अब एक मिनट, अब एक चीज सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे एमसीक्यू आता है बेटा। ह्यूमन बीइंग की वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग की वांट्स तो हैं अनलिमिटेड, और ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसी हैं, रिसोर्सेज को कई बार क्या बोलते हैं, मींस। ये कैसी हैं बेटा, लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना, रिसोर्सेज को अगर मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, वांट्स से, वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज कैसी हैं, लिमिटेड। वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज कैसी हैं, लिमिटेड। इसको लिमिटेड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिलेटिवली लिमिटेड। क्या बोलते हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। मतलब मेरी जो वांट्स हैं उन वांट्स के कंपैरेटिवली मेरे पास रिसोर्सेज कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। सोचो, मेरी वांट्स और अंबानी जी की वांट्स सेम होंगी, नहीं होंगी ना, उनकी वांट्स डिफरेंट होंगी, मेरी वांट्स क्या होंगी, डिफरेंट। मेरी वांट्स के अकॉर्डिंग मेरे पास रिसोर्सेज कैसी है,
रिलेटिवली लिमिटेड। अंबानी जी की वांट्स के अकॉर्डिंग उनके पास रिसोर्सेज कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। तो जब भी वर्ड आएगा रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज लिमिटेड की जगह वर्ड क्या लिखते हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। इसका मतलब रिसोर्सेज को आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, वांट्स। तो वांट्स के कंपेरेटिवली हमेशा जो रिसोर्सेज होंगी वो कैसी होंगी, रिलेटिवली लिमिटेड। तो क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली लिमिटेड। वांट्स के कंपेरेटिवली हमेशा रिसोर्सेज कैसी होती हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। आई होप क्लियर। अब अगर तुम वर्ड क्या लिख देते हो, लिमिटेड, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम रिसोर्सेज को हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, वांट्स से। और वांट्स के कंपैरेटिवली हमेशा रिसोर्सेज कैसी होती हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। क्लियर है। इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो वापस सुन लो, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि लिमिटेड या रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं, सेटिस्फाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस। कुछ रिसोर्सेज को क्या, सॉरी, कुछ वांट्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, और कुछ वांट्स को क्या रहने देंगे, अनसेटिस्फाई। तो कौन सी वांट है जिसको पहले सेटिस्फाई करें, और कौन सी वांट है जिसको अभी के लिए अनसेटिस्फाई रहने दें। इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक्स। आई होप क्लियर है डेफिनेशन। पक्का 11-12 में वर्ड पढ़ा था रिलेटिवली, नहीं पढ़ा, सुनो क्यों नहीं पढ़ा। अब तुम्हारा थोड़ा सा लेवल क्या है, थोड़ा सा 11-12 से लेवल क्या हो जाएगा आप, इसलिए तुम वर्ड पे फोकस करना। जब भी मैं किसी वर्ड पे फोकस कर रहा हूं वहां पे फोकस करना। एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा, व्हाट इज दी मीनिंग ऑफ रिलेटिवली लिमिटेड। तो रिलेटिवली लिमिटेड का मतलब क्या होता है, किससे कंपेयर कर रहा हूं, रिसोर्सेस को। किससे कंपेयर कर रहा हूं, रिसोर्सेस को, वांट्स। वांट्स के कंपेरेटिवली हमेशा रिसोर्सेस कैसी होती हैं, कम, इसलिए वर्ड क्या आता है, रिलेटिवली लिमिटेड। क्लियर है। अब थॉट लगाओ, एक लास्ट पॉइंट पे और आ रहा हूं। ये जो रिसोर्सेज हैं कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड, किसके कंपेरेटिवली, ये एक बहुत बड़ी क्या है, प्रॉब्लम। अब यह ऑब्वियस सी बात है, मेरी वांट्स ज्यादा है ना, और उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। ये एक बहुत बड़ी क्या हो गई, प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। अब एक मिनट, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स इसी पर टिका हुआ है। सोचो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी का मतलब है क्या पूरा करना है, वांट्स। वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। ये क्या है, एक प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। हमेशा याद रखना, आपकी वांट्स के अकॉर्डिंग आपके पास रिसोर्सेज हमेशा क्या होंगी, रिलेटिवली लिमिटेड। मेरी वांट्स के अकॉर्डिंग मेरे पास हमेशा रिसोर्सेज क्या होंगी, रिलेटिवली लिमिटेड। अंबानी जी की वांट्स के अकॉर्डिंग अंबानी जी के पास रिसोर्सेज क्या होंगी, रिलेटिवली लिमिटेड। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, और पूरा इकोनॉमिक्स इसी पर टिका हुआ है। अब एक मिनट, क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, वांट्स के कंपेरेटिवली रिसोर्सेज कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। ये क्या है, एक प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। आई होप क्लियर है सबको। पक्का, पहले इतना नोट कर लो, नोट करवा रहा हूं। आज अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है कोई बात नहीं, एक पेपर ले लो, उस पेपर पे नोटिंग कर लो, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा सर हम किस तरीके से पढ़ेंगे। पॉइंट्स में आंसर लिखना, तो हेडिंग डालो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें पहले 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं, फिर एक पॉइंट और आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस
by which economics is the study of the process by which relatively limited resources, देखो वर्ड आ गया, economics is the study of the process by which relatively limited resources are allocated to satisfy relatively limited resources are allocated to satisfy unlimited wants. Relatively limited resources are allocated to satisfy unlimited wants of human being. Unlimited wants of human being. लाइन समझ आई? ह्यूमन बीइंग की क्या है? अनलिमिटेड वांट्स. उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कैसी हैं? तो किस तरीके से रिलेटिव रिसोर्सेज को क्या करें? एलोकेट, कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं? सेटिस्फाई. तो क्या करना पड़ता है? चॉइस. क्लियर है? यहां पे अंडरलाइन करो रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज को, अंडरलाइन करो बेटा रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज को, और एक और चीज को अंडरलाइन करो अनलिमिटेड वांट्स को. क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट बेटा, ये जो रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये एक बहुत बड़ी क्या है? प्रॉब्लम. इसका क्या नाम है? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. तो सेकंड पॉइंट ये लिखवा रहा हूं, लिखिए रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज, रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज इज अ प्रॉब्लम. Relatively limited resources is a problem known as relatively limited resources is a problem known as problem of scarcity. Known as problem of scarcity. अब एक बात इधर देखो जरा, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसी हैं? अरे मेरे पास रिसोर्सेज कैसी हैं बेटा? रिलेटिवली लिमिटेड. अब मुझे बताओ रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज ये बहुत बड़ी क्या है? प्रॉब्लम. और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. अब मुझे सोच के बताओ क्या ये प्रॉब्लम हम सबकी है? भाई हम सबके पास रिसोर्सेज हमेशा क्या होंगी? रिलेटिवली लिमिटेड. क्या ये प्रॉब्लम हम सबकी है? इसका मतलब ये प्रॉब्लम सारे इंडिविजुअल्स की है, यस या नो? क्या ये प्रॉब्लम पूरी सोसाइटी की है? क्या ये प्रॉब्लम हर नेशन की है, यस या नो? भाई सोच के देखो. नेशन की बात करता हूं, इंडिया अगर बात करूं, इंडिया में बहुत सारे, दैट इज इंडियन कंट्री में बहुत सारे क्या है बेटा? डिपार्टमेंट्स हैं. जैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है. सोच के देखो, बजट आता है, बजट पैसा आता है, गवर्नमेंट सारा पैसा क्या एक ही मिनिस्ट्री को देती है? हां या ना? या हर मिनिस्ट्री को बजट एलोकेट होता है? आप थॉट लगा, थॉट. मैं हूं फाइनेंस मिनिस्टर, सपोज करो, लेट अस एज्यूम मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, आप में से कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है. आपने बोला एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए आपको 50 करोड़ रुपया चाहिए. क्या गवर्नमेंट आपको 50 करोड़ दे देगी? नहीं. याद रखना, हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट के पास क्या आता है बेटा? बजट. उस बजट को गवर्नमेंट को क्या करना होता है? एलोकेट डिफरेंट मिनिस्ट्री को. कुछ मिनिस्ट्री ने जो मांगा क्या उसको वो मिला? नहीं. हमेशा कुछ बजट क्या होगा? कम होगा ना. इसका मतलब बेटा सोचो, ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है ये हम सबकी प्रॉब्लम है, ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और ये सारी प्रॉब्लम किसकी है बेटा? पूरे नेशन की भी प्रॉब्लम है. सोच के देखो, हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन को जो उनको चाहिए गवर्नमेंट क्या दे देती है? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? बजट को एलोकेट करती है. जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसको कम जरूरत है उसको कम मिलेगा. तो बेटा ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है. सब में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन. नेशन मतलब पूरी कंट्री. क्लियर है? तो यही पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसी पॉइंट में ध्यान से लिखना. तो आपने लिखा है रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज इज अ प्रॉब्लम नोन एज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, एंड दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय, and this problem
is faced by every individual, and this problem is faced by every individual, comma, society, comma, every nation. And this problem is faced by every individual, comma, society, comma, every nation. आई होप क्लियर है. यहां पे अंडरलाइन कर लो बेटा, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी का मतलब क्या है? वॉन्ट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज लिमिटेड, वॉन्ट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज रिलेटिवली लिमिटेड, वॉन्ट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज अनलिमिटेड, या नन ऑफ द अबव? वॉन्ट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज रिलेटिवली लिमिटेड. इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. क्लियर है? अब एक थर्ड एंड लास्ट पॉइंट. अब मुझे एक बात और बताओ, इकोनॉमिक्स आप में से बहुत सारों को पता होगा. दोबारा, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये बेटा कहां से लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया. सर इसका मतलब इकोनॉमिक्स तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड कहां से आया? एक ग्रीक वर्ड से आया. ग्रीक लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया. एमसीक्यू है, सुन लो. इकोनॉमिक्स कहां से लिया है वर्ड? ग्रीक वर्ड. ग्रीक में इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया. सर ओइकोनोमिया का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? ओइकोनोमिया का इंग्लिश में इकोनॉमिक्स होता है, और इन सिंपल वर्ड्स ओइकोनोमिया को बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ओइकोनोमिया को इन सिंपल वर्ड्स क्या बोलते हैं बेटा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. थॉट लगाना, थॉट. हमारे घर में भी तो हम इसी तरीके से काम करते हैं. देखो, अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी 50,000 रुपए, मंथली सैलरी बोल रहा हूं, ठीक है. मैंने अपनी पूरी मंथ की सैलरी ले जाके वाइफ को दे दी. कायदे में देना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने दे दी क्योंकि बेलन पड़ेंगे, ठीक है, रोटी नहीं मिलेगी, तो बेस्ट ही सैलरी आती है दे दो. अब एक बात सोच के देखो, थॉट लगाओ. 50,000 रुपए मेरी मंथली सैलरी है. मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर बोलती है 70,000 रुपए का मुझे फोन खरीदना है, 5,000 रुपए के मुझे शू खरीदने हैं, 20,000 रुपए का मुझे लैपटॉप खरीदना है. सोचो, डॉटर की बहुत सारी क्या है? क्या है? अनलिमिटेड वांट्स. मेरे पास क्या है? रिसोर्सेज. वांट्स के कंपैरेटिवली रिलेटिवली लिमिटेड. सोचो, क्या मैं सारी वांट्स को पूरा करूंगा? तो हम भी तो घर में ऐसे मैनेज करते हैं. इस महीने मेरे पास 50,000 रुपए हैं, इसी 50,000 रुपए में हमें गुजारा करना है. तो घर का मैनेजमेंट भी तो ऐसी होता है कि जो जरूरत की चीज है उसको पहले क्या कर लो? दैट इज पहले सेटिस्फाई कर लो. जो जरूरत की चीज नहीं है उसको फ्यूचर क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे. यही तो करते हैं. शॉर्ट थॉट लगाना. मैंने क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से लिया? ग्रीक वर्ड. ग्रीक में क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया. और बेटा इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. जैसे हमारी मदर, हमारे फादर घर में हमसे बोलते हैं कि इस महीने हमें जो जरूरत की चीज है वो पहले क्या करनी है? सेटिस्फाई. हम घर में भी तो ऐसे मैनेज करते हैं. हमारे पास रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिलेटिवली लिमिटेड. उन्हीं रिसोर्सेज से तो हम गुजारा करते हैं. जो जरूरत की चीज है उसको पहले क्या करते हैं? सेटिस्फाई. और जो जरूरत की चीज नहीं है उसको क्या रहने देते हैं? अनसेटिस्फाई. तो सोचो ना, इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी तो होता है. जैसे हम घर में चीजों को मैनेज करते हैं, वैसे ही तो हम चीजों को क्या कर रहे हैं? मैनेज. सोचो, घर में मेरे पास रिसोर्सेज कैसी हैं? कैसी हैं रिसोर्सेज? रिलेटिवली लिमिटेड. इन रिसोर्सेज को मैं क्या करूंगा? एलोकेट. कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं? सेटिस्फाई. क्या मैं अपनी डॉटर को ये दिलवाऊंगा? नहीं. क्या मैं अपनी डॉटर को ये दिलवाऊंगा? नहीं. मैं अपनी डॉटर को कहूंगा इस महीने क्या है हमारे पास रिसोर्सेज? रिलेटिवली लिमिटेड. तो ये तेरी वांट में क्या कर देता हूं? सेटिस्फाई. तो बेटा वापस सुन लो, इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से लिया? ग्रीक वर्ड. ग्रीक में इकोनॉमिक्स का क्या नाम था? ओइकोनोमिया. और इन सिंपल वर्ड्स ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इस पे एमसीक्यू है, इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से लिया गया है?
Greek word. What is that Greek word? Oikonomia. And what is the meaning of oikonomia in simple words? Household management. Clear है? Third and last point लिखिए. Third and last point. Economics is derived from Greek word. Economics is derived from Greek word, double quotes में लिखना, oikonomia. Economics is derived from Greek word oikonomia, which means household management. Which means household management. अंडरलाइन करो यहां पे ओइकोनोमिया, और ओइकोनोमिया का सिंपल मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. अंडरलाइन दैट वर्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट. अब आपस सुन लो, 3 एमसीक्यू इस कंटेंट पे बन सकते हैं. पहला एमसीक्यू जो बना हुआ है, इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से लिया? ग्रीक वर्ड. आंसर इज दैट ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया का सिंपल मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. और रिवर्स बोलूं, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी का मतलब रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड वांट्स. वांट्स कैसी होती हैं? अनलिमिटेड. उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कैसी होती हैं? रिलेटिवली लिमिटेड. इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. ये प्रॉब्लम मेरी अकेले की है, ये प्रॉब्लम सबकी है. सब में कौन आएगा? इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन. आई होप क्लियर है. अब मुझे बताओ, तुम्हारे को हल्का सा मैंने इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू दिया है. अब मुझे बताओ, ये नोटिंग करनी है या रीडिंग करनी है? उससे क्या फायदा हो रहा है? याद हो रही है. और यही मैंने तुम्हारे को अभी बताया, चीजें बहुत सारी क्या हो जाएंगी, क्लास में ही याद हो जाएंगी. अब मुझे बताओ, ये अंडरलाइन जो चीज करवा रहा हूं, ये अंडरलाइन किन पॉइंट्स पे करवा रहा हूं? या तो इन पे क्या बन सकते हैं? एमसीक्यू, या ऑलरेडी एमसीक्यू बने हुए. आई होप सेशन इज क्लियर टू एवरीवन. ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन था. नेक्स्ट लेक्चर में सुन लो, नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हल्का सा ओवरव्यू देना है, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस समझाना है, फिर स्टार्ट करेंगे उसी लेक्चर में चैप्टर. ठीक है? चैप्टर कितने हैं? 5. मैक्रो में 5 हैं. और कितनी यूनिट्स हैं? 15. इंडियन इकोनॉमी में कोई यूनिट नहीं है. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय. किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. अगर कुछ को डाउट है तो पूछ लो.